10 जुलाई से फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर आप सभी लोगों के एग्जाम चालू हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और उनको यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर से निकाले गए हैं और फर्स्ट ईयर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर हम लोग ने शामिल किया है और आज उनका हम एक विस्तृत वर्णन देखने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहाँ साइड में दिखाई देंगे, ठीक, और आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है जो जिसमें क्वेश्चन है उसमें से यहाँ सॉल्व करने के बाद हम उनके आंसर और जो ऑप्शन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में शो हो जाएगा। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है, कि उसमें से ABCD जो आपको 4 ऑप्शन है उसमें से उसका क्या आंसर है, ठीक। आपको क्वेश्चन यहाँ शो होगा, उसके हिसाब से आप उसमें टिक कर सकते हैं। तो सभी लोग पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ गया है, मान के चलिए क्या उसने वायर को टच कर लिया है और निरंतर उसके शरीर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है वह है ए ऑप्शन, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए। बी ऑप्शन, पीड़ित व्यक्ति को धक्का देकर पृथक कर देना चाहिए। सी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई भी विधि अपना सकते हैं, मतलब पहली विधि भी अपना सकते हैं या दूसरी विधि भी अपना सकते हैं। और तीसरा है लास्ट डी वाला, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। तो क्या हो गया आंसर, आप लोग बताएं। सर डी, मेन स्विच को ऑफ कर दें। ठीक, तो इस जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमारा सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पर होगा कि यदि संभव हो तो हमें सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले यदि मेन स्विच को ऑफ करना संभव है तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम मेन स्विच को क्या कर दें, ऑफ कर दें, ठीक। अब यदि ऑप्शन में मेन स्विच नहीं है तो उस कंडीशन में क्या क्या आंसर हो सकते हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यह भी कर सकते हैं कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने जो फेस तार है उसको टच करके रखा है, उसके शरीर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। कंडीशन ऐसी है कि वह व्यक्ति किसी भी चटाई पे खड़ा है, दरी पे खड़ा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम मेन स्विच ऑफ करने ना जाते हुए हम क्या करें, वो चटाई है या दरी है उसको धीरे से क्या करें, खिसका दें, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, वायर तो आपको पता है वायर उससे व्यक्ति से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि बोर्ड है तो बोर्ड उस व्यक्ति से अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम से ये जो चटाई है या दरी उसको खिसका दें। तो इसमें यदि आप एक झटके से करेंगे तो उसको क्या चोट लगने की संभावना और ज्यादा हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड से उस दरी को या चटाई को क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। एक ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक। दूसरा आंसर यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो विद्युत संपर्क उसके विद्युत प्रवाह उसके शरीर से हो रहा है, तो आप क्या करें, मान के चलिए आपके पास में कोई सूखी लकड़ी का डंडा है, कोई प्लास्टिक की रॉड है, ठीक। इसमें आपको ध्यान रखना है कभी भी जिस व्यक्ति के शरीर से विद्युत प्रवाह हो रहा है उसको आपको स्पर्श नहीं करना है। दूसरा, कोई भी चालक पदार्थ से उस व्यक्ति को नहीं हटाना है, जैसे लोहे की रॉड हो गई या कोई गीली लकड़ी का डंडा हो गया, ठीक, या गीली बांस की लकड़ी हो गई, उनका यूज आपको नहीं करना है। आई बात समझ में, ठीक। आपको कोई भी ऐसे पदार्थ का यूज करना है जो एक अच्छा क्या हो, इंसुलेटर हो, जैसे सूखी लकड़ी हो, ठीक, कोई हैवी पॉलीथिन डली हो कि भाई कोई हैवी पॉलीथिन है बहुत हैवी मजबूत, तो उसको आप हाथ में पहन के भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मतलब उस व्यक्ति के शरीर और आपके शरीर, आपकी बॉडी के बीच में कोई अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए जिससे कि जो विद्युत प्रवाह है वह आपके शरीर में क्या हो, प्रवाहित
ना हो। तो समझ में आई क्या क्या हो सकता है। पहले तो आपको मेन स्विच ऑफ करना है, लकड़ी का डंडा या कोई भी ऐसी चीज से आप उस व्यक्ति को पृथक कर सकते हैं। यदि वो चटाई पे खड़ा है तो उसको क्या कर सकते हैं, खींचकर अलग कर सकते हैं। यह कुछ आंसर क्या हो सकते हैं, इसके आंसर हो सकते हैं। तो सबको समझ में आया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सभी लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह है सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। फ्यूज तो सभी समझते हैं, ठीक। जो हम क्या करते हैं, हमारी घर की जो वायरिंग होती है उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं। अब यह क्वेश्चन है कि जो फ्यूज वायर है वह हमें कहाँ लगाना चाहिए। अब उसके आप लोग ऑप्शन सुने। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल तार पर लगाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अर्थिंग तार पर लगाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है फेस तार पर लगाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी पर भी लगा सकते हैं। सर सी फेस तार पर। ठीक, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि जो फ्यूज है वह हमेशा फेस तार, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव वायर, ठीक है। फेज वायर, ठीक, फेज तार, इन नामों से क्या होता है, इसको जाना जाता है। तो आया सबको समझ में, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमें अर्थिंग या न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक। तो उसका आंसर ये होगा, हमें अर्थिंग या न्यूट्रल में इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यदि हम अर्थिंग में लगाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा अर्थिंग वायर जल जाने पर भी हमारे घर में या हमारी वायरिंग में फेस की सप्लाई क्या होती रहेगी, निरंतर होती रहेगी और उस कंडीशन में दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। और यही परिस्थिति कब बनेगी, जब आप न्यूट्रल वायर पर फ्यूज को लगा देंगे, तब भी हमारा फेस पूरी वायरिंग में दौड़ता रहेगा और उस कंडीशन में भी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। आई बात समझ में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूज है, ठीक है, वो कहाँ लगाना चाहिए, फेस वायर पे लगाना चाहिए। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, फेस वायर पर लगाना चाहिए, लाइव वायर पर लगाना चाहिए या फेस तार पर लगाना चाहिए, ठीक है। आया सभी को समझ में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ, आपका तीसरा क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से है। तीसरा क्वेश्चन सुने सब लोग ध्यान से। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस आर्म पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। वह कह रहा है कि जो आपने 4 प्रकार के सुरक्षा संकेत पढ़े हैं उनमें से लाल रंग की बॉर्डर या लाल रंग की सुरक्षा पट्टी किस प्रकार के चिन्ह में होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सकारात्मक, दूसरा है सूचनात्मक, तीसरा है निषेधात्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। सर निषेधात्मक, ठीक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लाल रंग की बॉर्डर या क्रॉस आर्म किस संकेत में होती है, तो वह होती है निषेधात्मक संकेत में, ठीक है। इसका तो सभी लोगों को आंसर वैसे भी मालूम होगा। अब इसके अलावा हम कुछ और सुरक्षा चिन्हों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो आप लोग बताइए कि जो निषेधात्मक संकेत होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, वृत्ताकार, ठीक है। जो निषेधात्मक संकेत होता है उसकी आकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है, ठीक। आपने ये तो बता दिया कि उसमें जो बॉर्डर है और क्रॉस आर्म है वो लाल रंग की होती है। अब ये बताइए कि जो उसमें बैकग्राउंड है वह कौन से कलर का होता है, सफेद कलर का, ठीक। जो बैकग्राउंड है वह सफेद कलर का होता है और जो चिन्ह होता है वह किस कलर में बना होता है, या जो आकृति बनी होती है निषेधात्मक में वो किस कलर से बनी होती है, काले, ब्लैक कलर से,
काले कलर से। ठीक, तो यह पूरी जानकारी थी हमारे निषेधात्मक चिन्ह के बारे में। ठीक, इसी प्रकार से आपको 3 प्रकार के चिन्ह और शेष रह गए हैं, उनके बारे में भी आपको क्या करना है, पूरी जानकारी देखना है। आई बात समझ में, जिसमें आपका सूचनात्मक और सकारात्मक और अनिवार्य चिन्ह, ऐसे 3 प्रकार के चिन्ह और हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देखना है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, इन चिन्हों को आप लोग हम यहाँ पर बोर्ड पर शो कर देंगे, तो आप उनको देख लेना एक बार, जिससे कि यदि एग्जाम में आए तो आपको क्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और आपको यदि किसी भी स्टूडेंट को इन सुरक्षा चिन्हों को अच्छे से समझना है तो हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है सुरक्षा संकेत के नाम से, उसमें हमने एक एक चिन्ह को अच्छी तरीके से समझाया है, और उसको यदि आप जाके देख लेते हैं तो एग्जाम में यदि सुरक्षा संकेत से कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बनने की आपको क्या है, पूरी उम्मीद हो जाती है। तो समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेधात्मक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, निषेधात्मक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग, 4th नंबर का। 4th नंबर का पढ़ के बताएं क्वेश्चन क्या है, पढ़ो दीपक। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। हाँ, आप लोग 4था क्वेश्चन देखें, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है। आप लोग ने 4 प्रकार की आग पढ़ी है, आग मतलब फायर, आप लोग ने 4 प्रकार की आग पढ़ी है। ठीक, जैसे कि मान के चलिए कपड़े में आग लगती है तो वह किस कैटेगरी में है, पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, ऐसी आपने 4 प्रकार की आग पढ़ी है। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम जो बिजली के तार हैं और उसमें यदि आग लग जाती है तो हमें कौन से अग्निशामक यंत्र से इस आग को बुझाना चाहिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, दूसरा है झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र, और चौथा है जल की बौछार युक्त अग्निशामक यंत्र। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से, नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CTC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CTC। ठीक है, और इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा सी, जिसको हम लोग CTC बोलते हैं। ठीक है, यदि इसका वीडियो भी हमने पूरा वीडियो फुल आग के प्रकार और अग्निशामक के प्रकार यूट्यूब पर डाला है। ठीक, यदि किसी को डिटेल में समझना है तो वह उसको जाके देख सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र। समझ में आया 4th क्वेश्चन सभी को। ठीक, अब हम 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दीपक पढ़े, 5th क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। हाँ, जो आपका 5th क्वेश्चन है वह कहता है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है। आप लोग भी जानते हैं कि जब हम किसी उद्योग या कारखाने में कार्य करते हैं और वहां कोई यदि अनिश्चित दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं वहां पर हम कुछ विधियां अपनाते हैं। जैसे जो प्राथमिक उपचार की विधियां आपने देखी हैं, सेफर विधि हो गया, सिल्वेस्ट हो गया, मुंह से मुंह में हवा मारना हो गया, तो वह आपसे यही पूछना चाहते हैं कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे सरलतम विधि कौन सी है जो बिल्कुल आप जल्दी चालू कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट हमें अच्छे से अच्छा देखने को मिला है और जो बिल्कुल इजी होती है। तो बताएं कौन सी है, मुंह से मुंह में। ठीक, तो इस जो सी क्वेश्चन है इसका 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, मुंह से मुंह में हवा भरना। और यह जो क्रिया है आप लोगों ने पिक्चरों में बहुत बार देखी होगी। ठीक, जब कोई पानी में डूब जाता है, ठीक, तो वही वाली क्रिया है, तो जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक, अब जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वह कहता है, पढ़ो 6वां क्वेश्चन। बेकारा कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हाँ, जो बेकारा कटर प्लायर है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। हम इसकी इंग्लिश बता दें, जो आपका बेकारा कटर प्लायर है
उसको आप लोग साइड कटिंग प्लायर के नाम से जानते हैं। उसका एक नाम और है हिंदी में, उसका 3 नाम हम आपको बताते हैं, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, पहला ऑप्शन है एंड कटिंग प्लायर, दूसरा है फ्लैट नोज प्लायर, तीसरा है राउंड नोज प्लायर और चौथा है पार्श्व कटिंग प्लायर। तो क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर या विकर्ण कटर प्लायर, तीनों क्या है? एक ही नाम है। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। हाँ, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। ठीक, 7वां जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सामने देखें आप लोग, यहाँ पर 4 भाग दिए गए हैं हथौड़े के। ठीक, मतलब हथौड़े के 4 भाग दिए गए हैं, उनमें से एक भाग गलत है। ठीक, तो आपको बताना है कि हथौड़े का भाग नहीं है, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। फेस, पिन, हैंडल या शैंक, क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो क्या है? शैंक। अब ये तो बता दिया कि सर इसका भाग नहीं है, अब ये बताइए कि शैंक किस टूल्स का भाग है? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर। ठीक, आपका टेस्टर हो या स्क्रू ड्राइवर, उसमें क्या पाया जाता है? शैंक पाया जाता है। आगे वाला भाग बिट होता है, बिट के पीछे जो लंबा भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं। शैंक के बाद जो भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हैंडल बोल देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे अपन को कुछ भाग मालूम होना चाहिए जिससे कि एग्जाम में यदि आ जाए तो अपन क्या है? कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखें सभी लोग। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। हाँ, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। इसमें आपको ये बताना है, जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0 होता है, ज्यादा होता है, कम होता है या अनंत होता है। सर सी कम होता है। ठीक, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, मतलब भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? कम होता है। अब ये बताइए कितने से कम होता है? कितने ओम से कम होता है? या ये बता दीजिए कि सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? किसी को कोई मालूम हो जानकारी? ठीक, यहां देखिए सब लोग, वहां परेशान मत होइए। यह है आपका सूखा शरीर, ठीक, और ये है गीला शरीर। गीला शरीर तो सब समझते हैं ना, नहीं तो पता चला कोई सूखा गीला ना समझता हो। अपन गए पानी में नहाए, गीले हो गए, या पानी अपने ऊपर पड़ गया, गीले हो गए, वो गीला शरीर। ठीक, सूखा जैसे अपन नॉर्मल है, नहा धो के घूम रहे हैं वैसे। ठीक, तो यहाँ देखिए, यदि वो आपसे पूछता है गीले शरीर का, तो आप बताएंगे 1000 ओम से कम। ठीक, अब इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरोध अलग होगा, इनके शरीर का प्रतिरोध अलग होगा। हो सकता है कि आपका गीले होने के बाद 990 हो, इनका 980 हो। अब हम 990 बता दें तो आप लोग लड़ने लगो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए ऑप्शन दिया जाएगा वहां को आपको 1000 ओम से कम। अब क्वेश्चन आता है कि सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसमें उन्होंने क्या है, एक लगभग रेंज दी गई है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी का शरीर प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, वह होता है 10,000 से 1,00,000 ओम के बीच। 1,00,000 ओम के बीच, यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कई बार वो कान और कान के बीच का भी पूछ लेता है, कई बार नाक और कान के बीच का प्रतिरोध भी पूछ लेता है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। ठीक, आप इसको 2 प्रतिरोध को ध्यान रखें जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इससे आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि जब हमारा शरीर भीग जाता है तो उस समय हमारे शरीर का प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में करंट या विद्युत प्रवाह होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए
इसलिए हमें गीली वस्तुओं में क्या होता है, जल्दी करंट लगता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर तो अब सबको पता चल गया होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, सभी लोग 9th क्वेश्चन देखें, जो है कि फेज टेस्टर, फेज टेस्टर तो सभी जानते हैं, फेज की सप्लाई जांचने के लिए हम जो यूज करते हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक, तो 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट? सी सर 500 वोल्ट। 500 वोल्ट। ठीक, तो इसका जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ तो आपका जो आंसर है वो 500 वोल्ट है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन मिल जाए 400 से 500, ठीक, 400 से 450, ठीक, या 450 से 500, ठीक, तो इनसे जो मिलता जुलता रहेगा आप इनमें से ही उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, यदि 400 से 500 है तो इसको ले लेना, 400 से 450 है तो इसको ले लेना, ठीक, और 450 से 500 है तो इसको ले लेना। ये तीन में से आपको एक मिलेगा। ठीक, तीनों नहीं मिलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 500 वोल्ट, क्या दिया गया है, 500 वोल्ट। तो सबको समझ में आया कि जो हमारा घर का टेस्टर है वो कितने वोल्ट तक कार्य करता है, 500 वोल्ट तक। ठीक, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारा टेस्टर होता है उसमें कौन सा बल्ब लगा होता है। ठीक, तो उसमें ध्यान रखना, नियोन बल्ब लगा होता है। क्यों? इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नियोन टेस्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फेज की सप्लाई दर्शाने के लिए उसमें कौन सा बल्ब लगा होता है, नियोन। ठीक, अच्छा एक बात और बताएं, यदि हम टेस्टर को अर्थ वायर में लगाते हैं तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। अर्थ वायर बोला है मैंने, ठीक, न्यूट्रल नहीं बोला है। अर्थ वायर में नहीं जलेगा, वो तभी जलेगा कि जब अर्थ में कहीं से लीकेज करंट आ रहा हो। आई बात समझ में? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की परखी जाती है। हाँ, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की खाली स्थान परखी जाती है। मतलब वो यह जानना चाह रहे हैं कि हम जो ट्राई स्क्वायर है, जब हम जॉब बनाते हैं तो उस समय क्या जांचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, हम ट्राई स्क्वायर से समकोणता को जांचते हैं या न्यून कोण को जांचते हैं या अधिक कोणता को जांचते हैं। सर ए समकोणता। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि हम ट्राई स्क्वायर के माध्यम से क्या जांचते हैं, समकोणता, दो भुजाओं के मध्य कि वह समकोण पर है कि नहीं, इनके मध्य में हम क्या करते हैं, इनकी जांच करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? ठीक, इसका ज्यादातर यूज हम जो फर्नीचर का कार्य करते हैं उसमें होता है, या जो टेबल कुर्सी बनाने के लिए हम जो दो भुजाओं को जोड़ते हैं वहां पर इसका यूज हमको अधिकता से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन इसमें। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, समकोणता की जांच करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखें। सामान्य कार्यों में खालिस्तान सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज प्रयोग की जाती है। हाँ, देखो आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में जो वॉइस प्रयोग होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बेंच वॉइस। ठीक, वैसे तो हैंड वॉइस भी होती है, पाइप वॉइस भी होती है, सी टाइप वॉइस भी होती है, लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन में जो यूज करते हैं वह क्या होती है, बेंच वॉइस होती है। अब वो यह बोल रहे हैं कि हम जो बेंच वॉइस यूज करते हैं उसमें जो जबड़े खुलने की जो जगह होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, सर 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो जबड़ों के बीच की लंबी दूरी होती है वह क्या होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक, आई बात समझ में? अब इसके यदि हम एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि
जाता है कि जो बेंच वॉइस का आकार है वह हम उसके किस भाग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा हम जो बेंच वॉइस का आकार है हम उसके दोनों जबड़ों के बीच की दूरी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। वॉइस का साइज निम्न से लिया जाता है। अरे क्वेश्चन तो यही आ गया। हाँ, यही क्वेश्चन था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, शायद हमें पहले से ध्यान रहा कि पूछा जाता है। हाँ, तो वॉइस बेंच वॉइस की बात कर रहे हैं। बेंच वॉइस में जो सभी प्रकार की वॉइस है, चाहे पाइप वॉइस हो चाहे सी वॉइस हो। ठीक, वॉइस का साइज निम्न में से खाली स्थान से लिया जाता है। ठीक, तो इसका पहला है स्प्लेंडल की लंबाई, वॉइस का भार, जबड़ों की चौड़ाई, दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक, तो इस जो दोनों जबड़े होते हैं, ठीक, जो ऐसे दोनों जबड़े होते हैं वो कितनी दूर चौड़े खुलते हैं, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, बेंच वॉइस का साइज निर्धारित करते हैं। साइज समझ रहे हो कि भैया ये 15 सेंटीमीटर वाली है, 20 सेंटीमीटर वाली है, 25 सेंटीमीटर। जो उसके जबड़ों के बीच में जितनी दूरी रहेगी उसी को हम सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे और बताएंगे कि यह इसकी 15 सेंटीमीटर वाली वॉइस है या 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, जबड़ों के बीच की दूरी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाली वॉइस है। हाँ, 13 नंबर भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जनरली कौन सी वॉइस उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंच वॉइस। बेंच वॉइस हो जाएगा। ठीक, लेग वॉइस, मशीन वॉइस, थ्रेड वॉइस या बेंच वॉइस। देखो आप लोग भी जानते हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन में मान के चलिए वायरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर पाइप को काटने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बेंच वॉइस की जरूरत पड़ेगी। कोई नट बोल्ट खोलना है तो उसको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेंच वॉइस का यूज करेंगे। कोई वायर वगैरह है उसको हमें समकोण पे मोड़ना है या कुछ करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बेंच वॉइस का। तो इलेक्ट्रीशियन में किसका यूज होता है, बेंच वॉइस का। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं, सी हो, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेंच वॉइस। थोड़ा सा देख लेना, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंच वॉइस। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, बेंच वॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14वां। ठीक, पढ़े 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई है। हाँ, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई है। वो यह कहना चाह रहे हैं कि विद्युत आवेश को आप किस में मापते हैं या उस विद्युत आवेश की यूनिट क्या है, कूलॉम है। ठीक, आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों, यहाँ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप बिल्कुल आसानी से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, और उनमें जो गलत आंसर है वो ए नंबर पर ही दिया है, एम्पियर, इकाई, कूलॉम और ओम। ठीक, देखो उनने एम्पियर ए नंबर पर इसलिए दिया गया है, जैसे ही आप विद्युत पढ़ेंगे और विद्युत की आप सीधा क्या लगा देंगे, एम्पियर लगा देंगे। ठीक, इसलिए उन्होंने उसको ए नंबर पर दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने विद्युत आवेश पूछा है, और जब विद्युत आवेश पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा सी। अच्छा ये बताएं, यदि वो पूछते कि विद्युत करंट की इकाई क्या होती है या विद्युत करंट को किस में मापा जाता है, तो आप लोग क्या बताते, उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता, विद्युत धारा या विद्युत करंट की इकाई क्या होती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाता एम्पियर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, विद्युत आवेश को पूछा है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग। क्वेश्चन
प्रभाव है? हाँ, विद्युत धारा के प्रमुख 3 प्रभाव आपने पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इसके कुछ प्रभाव देखे हैं विद्युत धारा के, ठीक। उसमें से 3 प्रभाव हैं। यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं उनमें से आपको 3 प्रभाव को छांटना है और बताना है कि कौन कौन से होते हैं। हम ए ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय भी होता है, चुंबकीय, लेकिन विद्युत झटका देना उसका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, ऊष्मीय और चुंबकीय, प्रकाश उत्पन्न करना, यह भी उसका कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, हाँ ये तीनों हैं, ठीक। विद्युत धारा के यह हमें तीनों प्रभाव देखने को मिलते हैं, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 15वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है? 15वां नंबर। सबको समझ में आया? ठीक, चलो अब अगला पढ़ो। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। हाँ, आप सभी लोगों को परमाणु संरचना पढ़ाई गई है, ठीक। उसका वीडियो भी डला है यूट्यूब पे, यदि कोई ना देख पाया हो तो आप लोग जाके देख लें। तो परमाणु संरचना में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो आपका जो ए क्वेश्चन दिया है वह दिया है फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तीसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इग्निट्रॉन। चौथा है मेसोन, फोटॉन और इग्निट्रॉन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। परमाणु में कौन कौन से प्रकार के कण पाए जाते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता दें हमको कि इन तीनों में से सबसे छोटा कण कौन सा है? नहीं, तीनों बराबर नहीं होते हैं। तीनों बराबर होते तो हमें पूछते ही नहीं कि इनमें से छोटा बड़ा कौन होता है, ठीक। तो तीनों बराबर नहीं होते, कोई आंसर नहीं है। इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाँ, तो इनमें से जो सबसे छोटा कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि उस पर माइनस आवेश होता है, ठीक। यदि आपसे पूछे कि इनमें से भारी कण कौन सा है तो वो क्या होगा? प्रोटॉन होगा। क्यों? उस पर धन आवेश होता है। यदि इनमें से पूछे कि न्यूट्रल क्या होता है तो वो उदासीन होता है, ठीक, या न्यूट्रल होता है, आप यह भी बोल सकते हैं। तो आया समझ में? हाँ, यदि इनके खोजकर्ता यदि आपसे पूछ लिए जाए, यदि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो आप क्या बताएंगे? जे थॉमसन। वीडियो डला है, आप लोग देखें, ठीक है। जे थॉमसन ने की है, ठीक। यदि न्यूट्रॉन का पूछे तो क्या आ जाएगा? चैडविक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चैडविक। और प्रोटॉन का पूछा तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन में क्या आ जाएगा? शायद तक रदरफोर्ड है, ठीक है। देख लेना इनका थोड़ा सा, शायद तक रदरफोर्ड ही है, ठीक। तो इनके खोजकर्ता भी आप लोग देख लेना, थोड़ा सा वीडियो डला है उसमें सब बताया गया है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें क्या है। न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? हाँ, इनने पूछा है, परमाणु से ही क्वेश्चन है, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। 17वें नंबर का क्वेश्चन है। इनने पूछा है कि सबसे कम परमाणु किस इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इनने क्या पूछा है? न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में। हाँ, इनने पूछा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें मात्र क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही जो प्रकृति का है वो सबसे सरलतम तत्व है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1 जूल प्रति सेकंड खालिस्तान होता है, ठीक। तो उन्होंने पूछा है जो 1 जूल प्रति सेकंड का किसके बराबर होता है? 1 वाट, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है वो किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है। आई बात समझ में? ठीक, किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है। इसमें दिया है 1 वोल्ट, ये होता
किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है। आई बात समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ें। इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को व्यक्त किया जाता है। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताएं सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? सर कैलोरी। ठीक, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैलोरी हो जाएगा। उनने पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को व्यक्त किया जाता है। वो यदि पूछते कि ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या है, या पूछते ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है, तो आप लोग क्या बताते? जूल बताते। क्या बताते? जूल बताते। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है ऊष्मा की इकाई को व्यक्त किया जाता है, या बोल दें कि ऊष्मा को किस में मापते हैं, तो अपन किस में मापते? कैलोरी में। ठीक, अपन जनरली बोलते भी हैं कि आज हमने एक्सरसाइज करके इतने कैलोरी ऊर्जा बर्न की है। ठीक है, तो वही है, तो इसको किस में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, कैलोरी। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ें। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह कहलाता है। हाँ, हमें नहीं लगता कि इससे सरल क्वेश्चन कोई इलेक्ट्रिकल में बना होगा आज के पहले। ठीक, सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें हैं, इसका आंसर तो हो गया सी, विद्युत धारा। ठीक, अब इसमें जो चीजें हैं हमें उनको भी समझना है। सबसे पहला बताइए वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, कोई बताना चाहे? वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रिक बल है जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने में क्या होता है? सहायक होता है। यह उसकी का है अर्थ है, उसका समझाने के लिए। ठीक, परिभाषा दूसरी है। दूसरा है विभवांतर। दो सिरों के मध्य में जो विभव में जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और इसी विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो पाता है? संभव हो पाता है। आप लोग ऐसे समझ लें, मान के चलिए 2 पात्र हैं और दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है। जब हम इसमें यदि एक पात्र का जब तक पानी को क्या कम नहीं करेंगे तब तक क्या है? पानी का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा। ऐसे ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमें जो विभवांतर है वह दोनों सिरों पर क्या है? अलग अलग चाहिए रहता है, तभी विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो संभव हो पाता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, तो इन चारों की परिभाषाएं आपको मालूम होना चाहिए, या चारों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चारों समझ में आए, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्या है? हीटिंग एलिमेंट किस धातु के बनाए जाते हैं? हाँ, हीटिंग एलिमेंट। ठीक, हीटिंग एलिमेंट क्या कहलाते हैं? कि जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और वह क्या करें? अत्यधिक हीट जनरेट करें। ठीक, तो वह किसके बनाए जाते हैं? निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, क्रोमियम किसके बनाए जाते हैं? ठीक, क्रोमियम, नाइक्रोम के किसके बनाए जाते हैं? नाइक्रोम के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। ठीक, हम आपको बता दें, जो आपकी पानी गर्म करने की रॉड, जो आपकी हॉट प्लेट, जो आपके टोस्टर, जो आपके गांव में यूज होने वाले हीटर, जिसमें जो हीटिंग एलिमेंट बना होता है, गीजर, उन सब में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। आई बात समझ में? क्यों बना होता है? क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। कितना होता है नाइक्रोम का गलनांक? 1400। ठीक, तो
कितना होता है 1400 डिग्री के लगभग होता है। कितना होता है 1400 डिग्री सेल्सियस के लगभग क्या है हमको देखने को मिलेगा। और यदि हम सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, ठीक, तो किसका होता है टंगस्टन का होता है। किसका होता है टंगस्टन का होता है, ठीक। इसका कितना होता है 3400 के लगभग, 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका मिल जाता है टंगस्टन का। सभी लोग 22 नंबर का क्वेश्चन देखें। धातु की चादर में किस प्रकार का हैमर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर और मैलेट 4 प्रकार के हैमर दिए गए हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जो बर्तन बनाने के लिए हम धातु की चादरों का यूज करते हैं या बर्तनों को सुधारने के लिए, तो उसमें हम लोहे के हथौड़े का यूज नहीं करते हैं। क्यों? यदि उसका यूज करेंगे तो उसमें डिंट आ जाएंगे या निशान आने की संभावना रहेगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं लकड़ी का हथौड़ा, जिसको हम लोग मैलेट के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैलेट का। और इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हम किसका यूज करते हैं मैलेट का। तो आया सबको समझ में 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखें 23 नंबर। पढ़े क्या है 23 नंबर क्वेश्चन। करंट प्रवाह स्थापित करने की न्यूनतम आवश्यकता है। हाँ, हम आपको बता दें यह जो क्वेश्चन है एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, बच्चे समझ नहीं पाए थे और गलत करके आए थे। वो यह कह रहे हैं कि करंट मतलब हमको विद्युत धारा को प्रवाहित करना है, ठीक। उसके लिए हम कम से कम कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है वोल्टेज स्रोत एवं चालक, वोल्टेज स्रोत एवं फ्यूज, वोल्टेज स्रोत एवं रजिस्टर, वोल्टेज स्रोत एवं कैपेसिटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ठीक। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए फेज सप्लाई चाहिए और एक क्या चाहिए वायर चाहिए या तार या चालक चाहिए, जिससे कि क्या हो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। बस करंट स्थापित करने के लिए या विद्युत क्वेश्चन यदि दिया जाए कि विद्युत प्रवाह करने के लिए भी हमें कौन कौन सी न्यूनतम आवश्यकता है, तो उसका आंसर भी यही होगा। एक तो क्या हो जाएगा वोल्टेज स्रोत और दूसरा क्या हो जाएगा चालक हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का इसका जो ऑप्शन है वह सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ा क्या है तार के व्यास को किस यंत्र से मापा जाता है। हाँ, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, कि तार के व्यास को किस यंत्र से मापा जाता है। वायर समझते हो ना, वायर जो हम लोग यूज करते हैं वायरिंग में, उसके व्यास मतलब जो बाहर की जो गोल आकृति होती है या जो बाहरी व्यास होता है उसको किससे मापा जाता है, अमीटर से, वोल्टमीटर से, मल्टीमीटर से या वायर गेज से। वायर गेज से, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा वायर गेज, ठीक। 24 नंबर का। अभी हमें ये बताएं आप लोग कि अमीटर से क्या नापते हैं हम एम्पियर एम्पियर। अमीटर से एम्पियर नापेंगे। अच्छा, अरे एम्पियर तो नापते हैं, कौन सी राशि कौन सी नापते हैं कि वोल्टेज नापते हैं कि करंट नापते हैं। करंट नापते हैं या किसको नापते हैं विद्युत धारा को नापते हैं या करंट को नापते हैं। आई बात समझ में। वोल्टमीटर से किसको नापते हैं वोल्टेज को, अमीटर से नापते हैं करंट को, वोल्टमीटर से वोल्टेज को, और मल्टीमीटर से दोनों चीजों को नाप सकते हैं। हाँ, मल्टीमीटर से देखो हम वोल्टेज भी नाप सकते हैं, एसी वोल्टेज नाप सकते हैं, ठीक, डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं, डीसी करंट नाप सकते हैं, कंटिन्यूटी नाप सकते हैं, ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं एनपीएन है कि पीएनपी है, ठीक, और भी चीजें हम कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम मल्टीमीटर से एसी करंट को नहीं माप पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एसी करंट को मापने के लिए जो अमीटर होता है उसको सीरीज में लगाना होता है, ठीक। इस वजह से हम मल्टीमीटर से एसी करंट को नहीं माप सकते हैं या एम्पियर को नहीं माप पाते हैं। तो समझ में आए तीनों मीटर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वायर गेज, ठीक। हम वायर के जो व्यास है वह हम किससे मापते हैं वायर गेज। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, वायर गेज जो होता है उसमें SWG लिखा होता है,
उसका फुल फॉर्म बताएं, किसी को मालूम है? स्टैंडर्ड वायर गेज। हाँ, उसका फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछा गया है। SWG का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। आप ये बताएं कि इसमें जो वायर को मापने की रेंज होती है वह कितने वायर गेज है, कितने SWG से कितने SWG तक होती है? तो वह होती है 0 से 36 SWG तक। कितनी होती है? 0 से 36। अब किसी में 40 भी आने लगी है, लेकिन आपको आंसर में 0 से 36 ही लगाना है। तो समझ में आया? ठीक। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, उसको देखें सभी लोग, पढ़ें 25 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? हाँ, प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो मेरे को लगता है सभी लोगों को मालूम होगा किसमें मापा जाता है? ओम में। ओम में मापा जाता है। ठीक, किसमें मापा जाता है? ओम, जिसका प्रतीक क्या होता है? यह होता है।